गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ। मंत्रिमंडल जो कि ब्रिटेन की कार्यपालिका सत्ता है, तो आज हम उसके कार्य और शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों का आधार ब्रिटेन में वैधानिक या कानूनी न होकर परंपरागत है, क्योंकि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जो कि महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वह कानूनी न होकर वैधानिक अभिसमयों पर परंपराओं पर आधारित है, या हम ये कह सकते हैं कि यह संयोग का परिणाम है। इसलिए वैधानिक स्थिति की अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल सम्राट की एक परामर्शदात्री समिति मात्र है, किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि सम्राट की उन सभी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। राजतंत्र से लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रिया या यात्रा जो ब्रिटेन में हुई, उसमें राजा के पद की शक्तियाँ जैसे जैसे कम होती गई वैसे वैसे मंत्रिमंडल की शक्तियों का विस्तार होता गया। तो इस प्रकार ब्रिटेन में आज स्थिति यह है, चूँकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था है, इसलिए आज ब्रिटेन में मंत्रिमंडल वहाँ की शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, जिसके चारों ओर समस्त प्रशासनिक तंत्र घूमता है। ग्लैडस्टोन के अनुसार कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल वह सूर्यपिंड है जिसके चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का जो महत्व है वह ब्रिटिश शासन व्यवस्था के हृदय की तरह है, और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की जितनी महत्वपूर्ण शक्तियाँ और स्थिति है वह शासन के किसी अन्य अंग की नहीं है। तो शासन व्यवस्था का चूँकि केंद्र बिंदु होने के कारण मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ भी बहुमुखी है। मंत्रिमंडल की जो शक्तियाँ हैं वहाँ पर प्रमुख रूप से कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वर्तमान समय में, लेकिन कार्यपालिका शक्तियों के अलावा वहाँ की मंत्रिमंडल विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करती है, जिसका उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल की प्रमुख शक्तियाँ या उसके कार्य, जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहला कार्य है कार्यपालिका शक्तियाँ। मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है, और इस रूप में हम देखें तो वह व्यापक शक्तियों का प्रयोग करती है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ निम्नलिखित है। इसमें सबसे पहली है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल यह निर्धारित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा और विदेशी क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंधों के विषय में किस प्रकार की नीति बनाई जाएगी। तो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करता है और विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करता है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल द्वारा जो नीति निर्धारित की जाती है उसी के आधार पर ब्रिटेन का समस्त प्रशासन तंत्र जो है वह संचालित होता है। दूसरा कार्य है राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण, निर्देशन और संचालन करना। शासन व्यवस्था, शासन की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उसका वास्तविक प्रयोग वहाँ का मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल चूँकि उसमें विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, तो वे अपने अपने विभागों का संचालन करते हैं, अपने कार्यों की देखभाल करते हैं। तो सम्राट जो होता है, समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ, सम्राट की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग वहाँ का मंत्रिमंडल ही करता है। तो विभिन्न जो मंत्री होते हैं सम्राट उनकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर, और इस प्रकार हम देखें तो संसद में मंत्रिमंडल ही देश के प्रशासन का निर्देशन, नियंत्रण और संचालन करता है। तो इस प्रकार हम देखें तो मंत्रिमंडल प्रशासन को संचालित करने का काम करता है। तीसरा कार्य है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में बांटा जाता है, लेकिन विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता होती है, और इस प्रकार उस प्रशासन को या विभागों का सफलतापूर्वक संचालन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में सहयोग और समन्वय
आवश्यक होता है। तो इन विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने का काम मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री के निर्देशन में तो मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और यह काम देखता है कि विभिन्न विभागों में अधिकार और शक्ति संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न न हो। तो इस प्रकार विभिन्न विभागों में आपस में सहयोग स्थापित करने का काम मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल विभिन्न समितियों की स्थापना भी करता है। अब हम देखते हैं दूसरा काम है व्यवस्थापन संबंधी कार्य या विधायी शक्तियाँ। मंत्रिमंडल की विधायी शक्तियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। तो वर्तमान में हम देखें कि मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक काम करता है वरन विधि निर्माण के क्षेत्र में भी वह संसद का नेतृत्व करता है, उसका पथ प्रदर्शन करता है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है जहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। तो इसीलिए वहाँ कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का एकीकरण होने के कारण मंत्रिमंडल का संसद के साथ एक अविच्छिन्न संबंध रहता है। तो मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करता है वरन वह शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के साथ साथ आवश्यक कानूनों का निर्माण भी मंत्रिमंडल का काम होता है। तो कानून के निर्माण में भी ब्रिटेन का मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम देखें कि सरकारी अधिकारी जो वैधानिक परामर्श के आधार पर या मंत्री जो होते हैं वह विभिन्न विधेयकों के प्रारूप तैयार करते हैं और मंत्रिमंडल ही उन्हें अंतिम स्वीकृति देता है और संसद में प्रस्तावित करता है और अपने बहुमत के समर्थन के आधार पर उसे संसद से पारित भी करवाता है। तो 95% जो विधेयक हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही बनाए जाते हैं, प्रस्तावित किए जाते हैं और उसके बहुमत के आधार पर पारित भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि वहाँ पर मंत्रिमंडल जो है वह उसके दल को बहुमत प्राप्त होने के कारण संसद पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण रहता है और मंत्रिमंडल की समस्त जो विधि निर्माण संबंधित जो शक्तियाँ या कार्य होते हैं उसके लिए मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। संसद का अधिवेशन बुलाना, उसको स्थगित करने का काम भी सम्राट जो है वो मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर ही करता है और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही लोक सदन को भंग भी किया जाता है। संसद के अधिवेशन के आरंभ में जो सम्राट भाषण पढ़ता है वह भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है और जो विभिन्न जो वहाँ पर कानूनों के अंतर्गत वहाँ जो सपरिषद आदेश जो निकलते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत उसका निर्माण भी कैबिनेट की स्वीकृति के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल के इन विधायी कार्यों की जो व्यापकता है उसके आधार पर मंत्रिमंडल को लघु विधायिका कहा जाने लगा है या मंत्रिमंडल की अधिनायकवाद की बात भी कही जाती है। तो इस प्रकार हम देखें कि विधायी क्षेत्र में मंत्रिमंडल का इतना प्रभुत्व है कि वर्तमान समय में हम देखें कि विधि निर्माण संसद द्वारा नहीं बल्कि मंत्रिमंडल के द्वारा संसद के परामर्श और सहमति के द्वारा होता है। तो इस प्रकार ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के विधि निर्माण संबंधी कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा कार्य है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में हम देखें तो राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण करना, उसे संसद से स्वीकृत कराने का काम भी मंत्रिमंडल का है। हम देखें तो अगर वास्तविक रूप से हम देखें बच्चों तो वित्त पर मंत्रिमंडल का पूर्ण नियंत्रण होता है। चूँकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और मंत्रिमंडल का बहुमत होने के कारण बजट जो है उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में मंत्रिमंडल के द्वारा उसे रखा जाता है। वार्षिक आय का जो ब्यौरा है वो वित्त मंत्री की देखरेख में तैयार होता है और बजट के जो मूल प्रस्ताव है जो उसका आधारभूत ढांचा है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है और मंत्रिमंडल को लोक सदन के बहुमत का जो समर्थन प्राप्त होता है उसके आधार पर वो किसी भी प्रकार के कर संबंधित अनुदान संबंधित मांग को
लोक सदन के द्वारा स्वीकृत करवा सकता है। तो इस प्रकार हम देखें तो वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिमंडल को बहुत ही असाधारण शक्तियाँ प्राप्त है और इस आधार पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल अमेरिका के राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की वित्तीय क्षेत्र में जो स्थिति है वो कांग्रेस के दया पर या उसके नियंत्रण पर निर्भर करती है। फिर है चौथी शक्ति है न्यायिक शक्तियाँ। मंत्रिमंडल की न्यायिक शक्तियाँ भी महत्वपूर्ण है। सम्राट द्वारा क्षमा या जो माफ़ी के अधिकार है उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से ही होता है। गृह मंत्री के परामर्श के आधार पर ही राजा अपराधियों की सज़ा को माफ़ कर सकता है या उनको क्षमा दे सकता है। राजा के द्वारा जो विभिन्न उपाधियाँ, सम्मानजनक उपाधियाँ दी जाती है वह भी मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही दी जाती है। और ब्रिटिश सम्राट जो देश और विदेश में जो विभिन्न राजदूतों की, विभिन्न वाणिज्य दूतों की जो नियुक्तियां करता है वह भी मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। देश में विभिन्न पदों पर, विभिन्न सर्वोच्च पदों पर जो नियुक्तियां सम्राट द्वारा की जाती है वह मंत्रिमंडल के परामर्श के द्वारा ही की जाती है। महत्वपूर्ण न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही करता है। तो मंत्रिमंडल का नियुक्ति संबंधित कार्य भी महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रकार हम देखें तो मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ बहुत ही व्यापक है। मंत्रिमंडल उन सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है जो वैधानिक दृष्टि से सम्राट के नाम से है, लेकिन वर्तमान समय में मंत्रिमंडल उनका वास्तविक और व्यवहारिक रूप से प्रयोग करता है। और वर्तमान समय की प्रवृत्ति यही है वहाँ पर कि मंत्रिमंडल को और अधिक शक्तियाँ और अधिक कार्य प्रदान किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण और मुख्य धुरी है। धन्यवाद।